हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। एक क्लास यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान विषय की है। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1, 2, 3 और 4 पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। वहाँ पर आपको इकाई 1, 2, 3, 4 से संबंधित क्लासेस देखने को मिल जाएँगी। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग इकाई 5 के अंतर्गत घर्षण बल का अध्ययन करने वाले हैं। इकाई 5 में भी हम लोगों ने कई क्लासेस कर चुकी हैं। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने आपको इकाई 5 के अंतर्गत गति क्या होता है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार, गति के समीकरण, अलग-अलग बलों के प्रकार जैसे पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज के इस वीडियो में घर्षण बल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। एग्ज़ाम के समय पे आपको टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स जो आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएँगे और मॉडल पेपर की पीडीएफ भी मिलेगी और साथ ही साथ जब आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, तो उसकी जानकारी आपको चैनल पे दी जाएगी, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण बल के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो घर्षण बल को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए घर्षण एक प्रकार का बल होता है, फ़ोर्स होता है और एक ऐसा बल होता है जो गति का विरोध करता है। गति का विरोध करता है और विपरीत दिशा से करता है। किसी के विपरीत दिशा में आप चल जाइएगा तो विरोध हो जाएगा, तो घर्षण उसी प्रकार का बल है। और घर्षण के विरुद्ध जो कार्य होता है बॉडी द्वारा, वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कार्य बल गुणते विस्थापन होता है, आप कुछ बल लगाते हैं तो विस्थापन होता है और उसी को कार्य बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक आप व्यक्ति देख पा रहे हैं, ये एक व्यक्ति यहाँ पे है। अगर ये इस दिशा में जाना चाहता है, इस दिशा में ये आगे बढ़ना चाहता है, तो घर्षण बल किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा, इसके पीछे की तरफ लगेगा। तो जो घर्षण बल होता है हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है और एक गति का विरोध करता है, मोशन का विरोध करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी चीज़ याद रखना होगा कि घर्षण कम करने के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप गाड़ी के कलपुर्जों में देखते होंगे, जो गाड़ी के इंजन होते हैं, उसमें घर्षण कम करने के लिए मोबिल डाला जाता है। और जैसे आप दरवाज़ा देखते होंगे, तो दरवाज़ा में ग्रीस लगाया जाता है ताकि दरवाज़ा आसानी से खुल सके, बंद हो सके। वहीं आपका जो स्कूल बैग होगा उसमें चेन होगा, देखेंगे आपके जो स्कूल बैग का चेन होता है कभी-कभी जाम हो जाता है, मेरा कई बार हुआ है। तो उस अवस्था में आपको ऑयल लगा देते हैं आप चेन पे तो चेन आसानी से बंद और खुल जाती है। बाल झाड़ते समय भी आप देख लेते हैं कि जैसे ही आप बाथरूम से नहा के निकलते हैं, तो जब आप बाल पे कंघी फेरते हैं, तो बाल फँसती हैं और कंघी को घर्षण करना पड़ता है। आसानी से बाल आप नहीं झाड़ पाते हैं। लेकिन जैसे ही बालों में तेल लगा देते हैं, तो फिर आप कंघी को जिधर ले जाना चाहते हैं, बाल को जिधर चीरना चाहते हैं या झाड़ना चाहते हैं, तो आप झाड़ लेते हैं। जला हुआ डीज़ल भी स्नेहक का ही काम करता है और जो स्नेहक होता है, जो लुब्रिकेंट होता है, ये ठोस अवस्था में भी होता है, जैसे पाउडर के रूप में। कैरम बोर्ड में आप देखे होंगे कि अगर आप पाउडर मिला देते हैं, तो जो गोटी है, आसानी से आप उसको स्क्रॉल कर पाते हैं, ठीक ना? चाहे फिर क्वीन हो, चाहे लाल गोटी हो या फिर आपकी काली गोटी हो।
ग्रेफाइट चूर्ण भी ठोस अवस्था का ही एक स्नेहक है। जो पेंसिल की नोक पे आप देखते हैं वो ग्रेफाइट का ही रूप होता है। वो इतना चिकना होता है कि किसी भी चीज़ में घर्षण को कम करने के लिए काफ़ी होता है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज़ करते हैं और वहीं घर्षण बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? खुरदुरा पदार्थ का यूज़ करते हैं। जैसे हम बालू का प्रयोग कर सकते हैं, कोयला का प्रयोग कर सकते हैं, राख का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि दाँत साफ करने के लिए दाँत पे जब आपके बहुत सारे दाँत आपका मतलब वो हो जाता है, मैला हो जाता है, दाँत पे क्या बोलते हैं, कचरा जमा हो जाता है, तो आप उसपे कोयला लगा के रगड़ते हैं या राख लगा के रगड़ते हैं, दाँत चमक उठता है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए बालू, कोयला, राख जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है और कम करने के लिए स्नेहक का। घर्षण की अगर परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? जब कोई पिंड यानी बॉडी जब कोई पिंड किसी सतह पर स्थिर हो अथवा गतिमान हो या फिर गतिमान होने वाली हो, तो इन तीनों ही अवस्था में पिंड व सतह के मध्य एक बल कार्य करता है और इसी बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं। इसी बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं और ये घर्षण बल बॉडी की अवस्था का विरोध करता है। बॉडी और सतह के बीच में जो अवस्था होती है उसका विरोध करता है। घर्षण बल देखिए कब-कब कार्य करता है, ये चीज़ भी बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। तो घर्षण बल 2 अवस्था में काम करता है। घर्षण बल एक तो तब काम करेगा जब बॉडी क्या कर रही हो? गति कर रही हो। बॉडी गति कर रही हो। और दूसरी बॉडी जब रेस्ट अवस्था में हो या गति करने वाली हो। गति करने वाली हो। इन 2 अवस्था में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जब कोई बॉडी गति कर रही होती है और फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। हिंदी में गतिक घर्षण बल। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गतिक घर्षण बल। जब कोई बॉडी गति कर रही हो, तो बॉडी और सतह के बीच में जो बल कार्य करता है, उसको गतिक घर्षण बल कहते हैं। वहीं जब कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में हो या गति करने वाली हो, तब बॉडी और सतह के बीच में जो बल कार्य करता है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, यानी स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। इसके अलावा 2 और घर्षण बल के प्रकार होते हैं। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसे सर्पी घर्षण बल बोलते हैं और एक रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसे लोटनिक घर्षण बल बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को, यानी हिंदी में गतिक घर्षण बल को हम देखते हैं। तो गतिक घर्षण बल का सामान्य अर्थ क्या है कि जो बॉडी है हमारी वो गति कर रही है। कैसी गति कर रही है? तो जब कोई बॉडी गति की अवस्था में हो किसी सतह पर और उस समय बॉडी और सतह के मध्य जो बल कार्य करता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी गतिक घर्षण बल कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सतह है, ये क्या है? एक सरफेस है और इस पे एक बॉडी है, इस पे एक बॉडी है और ये कैसी अवस्था में है? मोशन की अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? मोशन की अवस्था में है। तो जब मोशन की अवस्था में ये बॉडी है तो ये बॉडी और ये सरफेस इसके मध्य में एक फोर्स डेवलप होगा और यही जो फोर्स डेवलप होगा इसी को गतिक घर्षण बल बोला जाता है। अब देखिए ये जो गतिक घर्षण बल है 2 बॉडी के मध्य में डेवलप हो रहा है, इसलिए इस बल को स्पर्शी बल भी बोला जाएगा या फिर टेंजेंशियल फोर्स बोला जाएगा। ये सापेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी जो बॉडी है वो सतह के सापेक्ष में गति कर रही है और इसी गति का विरोध यहाँ पे घर्षण बल कर रहा है और इस घर्षण बल को हम गतिक घर्षण बल बोलेंगे क्योंकि ये गति का विरोध कर रहा है। यह बल 2 सतहों के मध्य लगता है। बॉडी और सरफेस 2 सतह
के मध्य में एक बॉडी की सतह होगी और एक जिस पे बॉडी गति कर रही है उसकी सतह होगी। तो चूँकि ये 2 सतहों के मध्य में बल ये लगता है, इसलिए इसे हम स्पर्शी बल भी, टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। अब हमें ये चीज़ भी याद रखना है कि जो गतिक घर्षण बल होता है, F के से हम गतिक घर्षण बल को प्रदर्शित करते हैं, इसका तात्पर्य होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जो गतिक घर्षण बल होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि अपरिवर्तनीय होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, स्थिर होता है। और जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। और आपको पता है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? तो कोई भी सतह पर कोई बॉडी है, तो किसी सतह के लंबवत लगने वाला बल, किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, ठीक ना? ये चीज़ है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के समानुपाती होता है। और आपको पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल हटता है, तो उसके बदले में एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एक नियतांक हमारा क्या आ जाता है? म्यू के इंटू एन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे म्यू के क्या है? एक गतिक घर्षण गुणांक है। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इसे हम बोल सकते हैं। तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालने का फार्मूला भी हो जाता है यहाँ से। अगर आपको एग्जाम में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी गतिक घर्षण बल का परिभाषा लिखने के लिए आता है, तो गतिक घर्षण बल जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब बॉडी गति की अवस्था में हो, तो बॉडी और सरफेस के मध्य में जो बल डेवलप होता है उसको हम गतिक घर्षण बल बोलते हैं। इसी को परिभाषा के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई पिंड किसी सतह पर गतिमान हो, तो सतह और पिंड पर एक बल कार्य करता है जो कि उसकी अवस्था का विरोध करता है। इस बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं। इतना अगर आप लिख देते हैं तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये एक सतह आप देख पा रहे हैं और इस पे एक बॉडी आप देख पा रहे हैं। बॉडी मोशन की अवस्था में है, गति कर रही है। और जब ये गति कर रही है तो इस जो बॉडी का मास है, द्रव्यमान है, 5 केजी है। और यहाँ पे जो घर्षण गुणांक का मान है वो 0.2 है। तो हमें निकालना क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी गतिक घर्षण बल हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? गतिक घर्षण बल हमें निकालना है कि गतिक घर्षण बल क्या होता है। अब ये बॉडी है तो इस बॉडी का वेट भी होगा, तो इस बॉडी का जो वेट होगा W, तो W बराबर क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। और इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? N कर रहा है। तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का सूत्र क्या होता है? म्यू के इंटू एन। तो म्यू के का मान तो दिया है लेकिन एन का मान नहीं दिया है, तो एन हम निकाल लेंगे। तो चूंकि एन बराबर mg हो रहा है, तो m का मान 5 दिया है और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान हम 10 रखेंगे, क्योंकि यही रखना होता है। अगर आपको स्पेशल मान नहीं दिया है तो 5 इंटू 10 बराबर 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा निकल जाएगा। तो अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और म्यू के दोनों हैं। तो म्यू के हमारा 0.2 है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा 50 है। तो जब दशमलव हटेगा तो 2/10 हो जाएगा और इंटू 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पे गतिक घर्षण गुणांक हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल में हमने गतिक घर्षण गुणांक निकाल लिया। इसके बाद हम घर्षण बल का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसे कि हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके लिए हमें एक चीज़ ये समझना होगा कि जैसे ये कोई सतह है और इस पे एक बॉडी हम ले लेते हैं। ये हमारी बॉडी है। क्या है? ये हमारी बॉडी है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर इस बॉडी को हमें इधर खींचना है, इस बॉडी को हमें इधर खींचना है,
तो हमें बल लगाना होगा। मान लीजिए कि हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं और यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स है, जो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, वो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बॉडी को आगे की तरफ 5 न्यूटन बल लगाकर खींचते हैं, तो हमारा इधर पीछे की ओर जो स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स है, वो भी 5 न्यूटन लगेगा। अगर इस बल को एप्लाइड फ़ोर्स को हम बढ़ा देते हैं, 10 न्यूटन कर देते हैं, तो जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल है, वो भी 10 न्यूटन हो जाएगा। तो एक ऐसी अवस्था आएगी, जब क्या होगा कि एप्लाइड फ़ोर्स और ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर हो जाएगा और ये बराबर दोनों कब होगा? जब बॉडी गति करने वाली होगी, जस्ट अबाउट टू मोशन की स्थिति में आएगी, तो ये दोनों फ़ोर्स क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जो जब ये दोनों फ़ोर्स बराबर होगा, तो हमारा स्टैटिक घर्षण बल का मान कितना होगा? 25 न्यूटन होगा। क्योंकि अधिक से अधिक स्थैतिक घर्षण बल का मान 25 न्यूटन ही होता है। इसके बाद जैसे ही हम बल का मान बढ़ाएँगे, एप्लाइड फ़ोर्स बढ़ाएँगे, वस्तु गति की अवस्था में हो जाएगी, बॉडी गति करने लगेगी और फिर उसका जो घर्षण बल का मान होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स में घर्षण बल कम होता है, क्योंकि वो गति की अवस्था में हो जाती है। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट अवस्था में है, तो उसको गति में ले जाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जब कोई गति की अवस्था में है, तो वहाँ पे घर्षण बल कम लग रहा है, तभी वो गति की अवस्था में है। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो आपका स्थैतिक घर्षण बल होता है, यहाँ से 2 चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती है कि एक तो ये वेरिएबल होता है, परिवर्तनीय होता है, और इसी के साथ ये सेल्फ एडजस्टिंग बल होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स कैसे होता है? ये कोई सतह है, इस पे कोई बॉडी है, इस पे हम जितना एप्लाइड फ़ोर्स लगाते हैं, उसी के हिसाब से इधर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स भी हो जाता है। तो सेल्फ एडजस्ट करता है अपने आप को, और एक ऐसी अवस्था आती है जब दोनों का मान बराबर होता है, और उससे जब एप्लाइड फ़ोर्स अधिक होता है, तो वस्तु गति की अवस्था में हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स है, उसका अधिकतम मान 25 न्यूटन होता है, जिसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फ़ोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फ़ोर्स। और न्यूनतम स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है 0 न्यूटन। जब वस्तु गति करने वाली हो, उस स्थिति में स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो स्थैतिक घर्षण बल है, वो समानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स के, और जैसे ये प्रोपोर्शनल मान हटता है, तो Fs इक्वल टू यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, जिसे हम म्यूएस बोलते हैं, म्यूएस इंटू एन हो जाता है। म्यूएस यहाँ पे स्थैतिक घर्षण का गुणांक है। तो स्थैतिक घर्षण निकालने का जो आपका फ़ॉर्मूला है, वो यही है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर स्थैतिक घर्षण का आपसे परिभाषा पूछता है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो स्थैतिक यानी एक स्थिति में है, गति नहीं कर रही है। तो जब बॉडी रेस्ट की अवस्था में हो या फिर गति करने वाली हो, मतलब जस्ट अबाउट टू मोशन की स्थिति हो, तो उस अवस्था में बॉडी और सरफेस के मध्य में एक फ़ोर्स डेवलप होता है, जो कि बॉडी की अवस्था का विरोध करता है, और इसी फ़ोर्स को क्या बोलते हैं? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स बोलते हैं। इसी इसी को परिभाषा के रूप में आपको लिखना है कि जब कोई पिंड किसी सतह पर स्थिर हो या फिर जैसे ही गतिमान होने वाला हो, तो पिंड और सतह के मध्य एक बल कार्य करता है। इस बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा के रूप में यही आपको लिखना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, वो सरफेस कितना भी मतलब चिकना हो या कितना भी मतलब चिकना हो, अगर सूक्ष्म पैमाने से उस सरफेस को देखिएगा, तो वो सतह कुछ न कुछ मात्रा में रफ़ ज़रूर होगी। तो यानी किसी भी सतह का कुछ न कुछ घर्षण मान
ज़रूर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स से। ये आपको कॉमन सेंस से भी आप पता लगा सकते हैं कि जैसे कोई बॉडी रेस्ट की अवस्था में कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है और वो एक जगह पे रखा हुआ है, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए, वहाँ से उसको गति की अवस्था में ले जाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा जब कोई बॉडी ऑलरेडी गति की अवस्था में है, ठीक ना? तो ये चीज़ आपको कॉमन सेंस से याद रखना है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स का मान हमेशा कम होता है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स के मान से। स्थैतिक घर्षण बल आपका कभी भी ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो स्थैतिक घर्षण बल है आपका, वो वेरिएबल फ़ोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स होता है, ठीक ना? इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ग्राफ आपका फ्रिक्शन फ़ोर्स और एप्लाइड फ़ोर्स के बीच का ग्राफ है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका फ्रिक्शन फ़ोर्स है और इधर आप जो देख पा रहे हैं, ये आपका एप्लाइड फ़ोर्स है। एप्लाइड फ़ोर्स जब हम लगाते हैं, तो जब हम एप्लाइड फ़ोर्स जैसे-जैसे लगाते हैं, वैसे-वैसे हमारा फ्रिक्शन फ़ोर्स का मान भी होता है, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फ़ोर्स होता है। तो जैसे-जैसे हम एप्लाइड फ़ोर्स लगाते हैं और कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो अपने उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स होता है, वो भी एडजस्ट होता रहता है हमारे एप्लाइड फ़ोर्स के अनुसार। लेकिन जब हम एप्लाइड फ़ोर्स को बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ से बॉडी अब गति की अवस्था में जाने वाली होती है और इसी अवस्था को हम जस्ट अबाउट टू मोशन कहते हैं। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फ़ोर्स होता है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फ़ोर्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन फ़ोर्स होता है, वो 25 न्यूटन के बराबर होता है और ये जो अवस्था होती है, ये जस्ट अबाउट टू मोशन की अवस्था होती है। अगर इससे तनिक भी एप्लाइड फ़ोर्स ज़्यादा हुआ, तो वस्तु क्या हो जाएगी? गति की अवस्था में हो जाएगी और जब गति की अवस्था में हो जाएगी, तो घर्षण बल कम हो जाएगा और घर्षण बल कम हो जाएगा, तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। घर्षण बल कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि गतिक घर्षण बल का मान कम होता है और ये सीधी रेखा में क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो इसलिए सीधी रेखा में इसे हम दर्शाएँगे। तो पहले हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स इधर वाला है और जब वस्तु बॉडी गति कर रही है, तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स में घर्षण बल का मान ज़्यादा था और काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स में घर्षण बल का मान कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये ग्राफ था आपका फ्रिक्शन फ़ोर्स एंड एप्लाइड फ़ोर्स के बीच का, जिसे आपको समझना था। इसके अलावा एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण किसे कहते हैं? तो घर्षण कोण किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल इसी डायग्राम से समझा देता हूँ चीज़। ये एक सरफेस है और इस पे एक बॉडी है और बॉडी मोशन की अवस्था में है, यानी बॉडी गति कर रही है और जब बॉडी इस तरफ गति कर रही है, तो यानी कि इधर आपका क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी गति की अवस्था में है। बॉडी इधर जा रही है, तो इधर गति कर रही है, तो इसके पीछे साइड काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स काम करेगा। अब बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स होगा, आपको तो पता ही है, क्योंकि बॉडी का वेट होगा, बॉडी का वेट इधर होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स आपका इधर होगा और यहाँ पे हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फ़ोर्स का जो परिणामी बल होगा, आर होगा। क्या होगा? जिसे हम रिजल्टेंट फ़ोर्स भी बोलेंगे, ये आर होगा और इसी के जो नॉर्मल रिएक्शन फ़ोर्स है और जो परिणामी बल है, इसी के बीच में एक कोण बनेगा। इसी कोण को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण बोला जाता है। तो इसका परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह कोण जो किसी वस्तु पर लगने वाले सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? घर्षण कोण बोला जाता है। वह कोण जो किसी वस्तु पर लगने वाले सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा, यानी 2 लोगों की भूमिका है, एक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फ़ोर्स का और एक नॉर्मल रिएक्शन
फोर्स से। इन दोनों से एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा और यही रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बिटवीन एक कोण बनेगा, जिसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको म्यू निकालने के लिए पूछ दिया जाए किसी सूत्र में, तो म्यू निकालने का जो आपका सूत्र होता है वो होता है घर्षण बल बटा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसके माध्यम से आप म्यू को निकाल सकते हैं, यानी घर्षण कोण को निकाल सकते हैं। इसके अलावा घर्षण बल का एक प्रकार होता है सर्पी घर्षण, जिसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सर्पी घर्षण हम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु एवं धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी एवं जमीन के मध्य लगने वाला बल सर्पी घर्षण बल होता है। इसके बाद आपका घर्षण बल का एक प्रकार है लोटनिंग घर्षण बल, जिसे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। समस्त वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। ये चीज आप देख सकते हैं। घर्षण हाँ, घर्षण गुणांक म्यू होता है। सॉरी, यहाँ पे हमने आपको घर्षण कोण बोल दिया था। घर्षण गुणांक म्यू को बोलते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो घर्षण गुणांक निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ बटा आर। एफ जहाँ पे आपका सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है और आर जो है आपका वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अविलंब प्रतिक्रिया बल है। इसके माध्यम से आप घर्षण गुणांक निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही आपको जानना था इस क्लास में। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि यहाँ से बहुत हैवी क्वेश्चन आपके यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में नहीं आते हैं। ये हमने आपको भले ही थोड़ा व्यापक तरीके से पढ़ा दिया हो, लेकिन इतना ज़्यादा विस्तार में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपसे नॉर्मल सा घर्षण बल का परिभाषा पूछ सकता है, या घर्षण बल के प्रकार कि जो है गतिक घर्षण बल या लोटनिक घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल या फिर स्थैतिक घर्षण बल, उसके परिभाषा आ सकते हैं। तो परिभाषा से ही क्वेश्चन आते हैं, उसके आउट ऑफ आते नहीं हैं। हाँ, हालांकि आपको ये सारी चीज़ें जानकारी में होंगी तो आपका जो उत्तर लिखने की स्पीड होगी, जो आंसर लिखने की स्पीड होगी वो बड़ी तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जब नॉलेज रहता है तो पता है ना आपका पेन बहुत ही गति से चलता है, ये चीज़ है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त आपकी होती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे मित्रों कि यदि आप चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूपी डीएलएड से संबंधित बहुत अच्छी आपके विषय संबंधित क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आप मुझसे चाहे तो बात भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन कीजिए। कोई भी समस्या है मुझसे डायरेक्टली बात कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम के समय आपको ये जो नोट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको फ्री में वहाँ पे मिलेगा। एग्ज़ाम शेड्यूल की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पे दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो कि बहुत ही छोटा सा क्लास होगा और बिल्कुल आसान भाषा में वो आपको समझा दिया जाएगा।